हरियाणा के बारे में जब बात आती है तो हरियाणा का जिक्र आते ही हम लोग पहलवानी की बातें सोचते हैं, बॉक्सिंग की बातें करते हैं और अलग अलग प्रतियोगिताओं में मेडल्स की बातें आती हैं। लेकिन जब हम साक्षर होने की बात करते हैं, शिक्षित होने की बात करते हैं, तो आपकी सरकार का एक लोगो है नॉन स्टॉप हरियाणा, एक मोटो वाक्य है। शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या हरियाणा नॉन स्टॉप है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तेज गति से दुनिया चल रही है, जो तेज रफ्तार है, इसमें हरियाणा भी अपने कदम साथ बढ़ा रहा है। हरियाणा में भी लोग समृद्ध हों, वो भी आगे बढ़ें। इसके लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन, वो जो शिक्षा उनको चाहिए वो मिले, और इसके लिए जो ढांचागत विकास है वो भी हमारा हो। और ढांचागत विकास के साथ साथ जिस तरह की आज के सिस्टम की ज़रूरत है वो भी उनको मिल जाए। उसके लिए हमने कॉलेज की संख्या बढ़ाना, जैसे आपने अभी दिखाया, हर जगह पे हमने बढ़ोतरी की है। और ये बढ़ोतरी में और ज़्यादा चिंतन इस चीज़ की आवश्यकता है कि भाई आज जो मैं बच्चा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे 12 से 15 साल लगेंगे जब मेरी पढ़ाई पूरी होगी। तो 12 से 15 साल बाद मैं कहाँ खड़ा हूँगा, ये सबसे ज़रूरी बात है। और इसी को ध्यान में रख के हम लोगों को अब काम करने की आवश्यकता है। तो इसमें हम लोगों ने तय किया है कि हम जहाँ पर ये सब चीज़ों की बढ़ोतरी कर रहे हैं, चाहे स्कूल्स की बढ़ोतरी कर रहे हैं, चाहे हम कॉलेज की बढ़ोतरी कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बढ़ोतरी कर रही है, तो जो एक बढ़ोतरी वाली बात ये तो है ही है, मगर साथ में मेन बात तो ये एक स्किल कि भाई हम लोग उसमें क्या तैयार करके दे रहे हैं। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप लैब जो आप बातें कर रहे हैं। जी, हाँ। इसमें हम लोग क्या तैयार करके दे रहे हैं आज से 15 साल आगे। तो उस तरह के पाठ्यक्रम आज हमारे पास हैं कि नहीं है, और उन पाठ्यक्रमों में क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस पे हमारी सरकार फोकस कर रही है, ठीक है। और इसको फोकस करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की आपने बात की सर, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मार्केट कैसे बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी बात होगी। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही बेसिक चीज पर मैं बात करना चाहूंगा। एक टैबू है हरियाणा के बारे में कि महिलाओं को बराबरी के दर्जे के लिए वहां फाइट करनी पड़ती है, और ये चीजें परिलक्षित हो रही हैं शिक्षा के आंकड़ों को लेकर के। एक स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा जिसमें कि पुरुष साक्षरता की बात करते हैं और महिला साक्षरता की बात करते हैं। लगभग 25 से 26% का अंतर है हरियाणा के अंदर पुरुष साक्षरता में और महिला साक्षरता में। ये अंतर क्यों है? देखिए, आपने कहाँ से आंकड़ा लिया है तो मैं नहीं पता मुझे, मगर मैं एक निवेदन करूँगा। मेरा निवेदन ये है कि आज हमने तय किया है कि ये जो बराबरी की बात आपने कही है, अब तो हरियाणा बराबरी से भी आगे निकल रहा है, हर फील्ड में बराबरी से भी आगे निकल रहा है। पढ़ाई में भी मैं अभी 1-2 कॉलेज के अंदर अभी गया, तो उसमें 14 तरह के बच्चों को हमने सम्मान किया। मैंने ध्यान से गौर करके देखा तो उसमें 12 स्थानों पे हमारी बेटियां आगे थी। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, तीनों जगह पे वही आगे थी। और 2 जगह पे 2 बच्चे फर्स्ट और सेकंड आए हैं, एक में फर्स्ट और थर्ड आया है। अदरवाइज सब जगह बेटियां ही हमारी आगे निकल रही हैं। और इसमें ये जायज़ बात नहीं है कि भी कहीं भी जो अंतर है ये गलत है। आज तो बेटों में तो अंतर हो सकता है, बेटियों में नहीं हो सकता। बेटियां बहुत आगे चली गई हरियाणा की, अब बहुत आगे चली गई। खेल में भी वो आगे हैं, पढ़ाई में भी आगे हैं, जॉब्स में भी वही आगे आ रही है। सब जगह बेटियों ने धमाल मचा रखा है। शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अनुपात हरियाणा के अंदर क्या है सर? क्योंकि यूजुअल एक परसेप्शन होता है कि शहरों में शिक्षा बेहतर होती है, ग्रामीण इलाकों की तरफ सरकार का ध्यान देना जरूरी होता है। देखिए, हमने मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं। जो कमी थी, देखिए कमी कहीं नहीं है, पहले तो मैं एक बात बोल दूं। कमी नहीं होगी, सरकार काम कैसे करेगी फिर? देखिए, कमी कहीं नहीं है। और जो ये गांव में और शहर में जो आपने अंतर बताया, अब ये अंतर की खाई अब नहीं रही है, ये पट गई है। अब ये नहीं कह सकते कि भाई कोई बहुत बड़ा अंतर हो गया। आज गांव में भी वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शहर में हैं। आज शहर के बच्चे से भी आगे गांव का बच्चा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें हमारे बच्चों को मैं कहूँगा कि शहर से भी ज़्यादा रिजल्ट्स भी अगर हम लोग देखते हैं स्कूलों का निकाल के, या जो ग्रामीण अंचल में जो कॉलेजेस हैं उनका जो रिजल्ट देखते हैं,
तो बड़ा अंतर है। आज गांव भी शहर का मुकाबला कर रहा है, उससे कहीं पीछे नहीं है, कहीं पीछे नहीं है। एक शिक्षा मंत्री होने के नाते आपको लगता है कि जिस दौर में हम लोग एक देश एक विधान एक संविधान की बातें करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बातें करते हैं, ऐसे में देश के अंदर वन नेशन वन एजुकेशन की बात भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। कैसे करेंगे सर? देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा, हम लोगों को ये देखना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई 15 साल आगे मैं जाऊंगा। आज की जो एजुकेशन, इसमें 15 साल आगे का सिलेबस चाहिए। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, 15 साल के बाद लोग कहाँ खड़े होंगे, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, किस तरीके की चुनौतियाँ उस वक्त होंगी, उसके लिए क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हमने अपने बच्चों को उस तरीके की स्किल दी है? क्या उस तरह के उद्यमिता का कोई हमने रास्ता उनके लिए खोल के रखा है कि भाई हम लोग आगे बढ़ सकें? देखिए, उस तरह की चिंतन करने की आवश्यकता है, और उसको चिंतन करने के लिए वन हमने नेशन भी वन एजुकेशन की जो मैंने बात की, मैं उस बारे में संदर्भ बात कर रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल लीजिए कि आदमपुर के किसी गांव के एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा है और एक बच्चा है जो कि अंबाला के या चंडीगढ़ के किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। इन दोनों के बीच का अंतर मैं समझाता हूं आपको कि जो गांव के बच्चे की जो आकांक्षाएं हैं पढ़ाई को लेकर के और उसके पास जो उपलब्धता है, उन दोनों के बीच में एक बड़ा गैप है। उसको जो संसाधन की इच्छाएं हो सकती हैं, हो सकता है कि उसका परिवार आर्थिक तौर पर वो संपन्न ना हो, उसके पास वो उपलब्धता नहीं पहुंचेगी। इस गैप को फिल करने की जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, अब कोई ऐसी बात नहीं बची है। देखिए, आज उस तरह की जो सुविधाएं सिटी के अंदर है, वो सुविधा आज गांव में भी है। आज गांव का बच्चा कहीं पीछे नहीं है, आज सुविधाओं में भी पीछे नहीं है, आज एजुकेशन के मामले में भी पीछे नहीं है। हर जगह आज बराबरी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि गांव का बच्चा बिल्कुल और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आप आज जो मेन जरूरत है वो स्किल की है कि भाई हम लोग कैसा स्किल्स उपलब्ध करा रहे हैं। अगर हम आने वाले समय और उसकी चुनौतियों को देख के पाठ्यक्रम नहीं बनाएंगे तो समस्या खड़ी होगी। क्या बदलाव हो रहे हैं सर? स्किल डेवलपमेंट में क्या कर रही है सरकार? देखिए, हाँ, उसके लिए अभी हम लोगों ने एक कमेटी मैं बनाने जा रहा हूँ, यही चीज़ों को ध्यान में रखे, क्योंकि मुझे अभी बने 4-5 महीने हुए, तो मैंने इसमें बड़ी तेज़ी के साथ हमने कुछ काम किए हैं। उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि भाई कोई उद्यमिता का कोई एक सिलेबस हम लोग लगाएं, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इसमें हम लोग उस पाठ्यक्रम को लागू करें, जिसमें बच्चे को ये चिंता नहीं हो कि भाई मैं 12वीं के बाद क्या करूँगा। तो उसको इतना स्किल देना, इतना तैयार करना, उसके लिए कोई इंटर्नशिप की हम लोग व्यवस्था सोच रहे हैं कि 3-3 महीने की इंटर्नशिप उसको हर साल मिले। इसके लिए इंडस्ट्रीज से बात करेंगे आप? इसके लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज से बात करेंगे आप? जी, उसमें फिर सारी चीज़ें हैं। वो एक सिलेबस माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत कुछ हो रहा है, उसको बस लागू करने की आवश्यकता है। तो मैंने जैसे कहा कि उद्यमिता है, जैसे अब मान लीजिए कि एनजीटी में कुछ रूल्स है कि भाई ये तो मैंडेटरी है, ऐसे ही हरियाणा में हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये जो इंटर्नशिप है, जो 3 महीने की 1 साल में उद्यमिता का जो ये सिलेबस है, हम लोग इसको लागू करें और 3 महीने की इंटर्नशिप उसके लिए बिल्कुल मैंडेटरी करें। और मैंडेटरी करके कि ताकि जब बच्चा हमारा +2 करके निकले तो उसको ये चिंता नहीं हो कि मैं आगे क्या करूँगा, बल्कि उसको ये पता हो कि मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ 25-30 हज़ार रुपये तो मैं अभी लेकर अपना गुजारा तो कर ही सकता हूँ। इसलिए बहुत सिंपल तरीके से हम लोग उस तरह के पाठ्यक्रम के साथ हमने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में हमने कहा कि ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके आओ, और उसको लागू करने के लिए प्रदेश की जो हमारी सरकार है उसने तय किया कि भाई हम लोग अपने कुछ टीचर्स को कहेंगे कि भाई आप लोग जो भी इस सिलेबस को पढ़ाने के इच्छुक हैं उनको आप लोग आइए, आप उसमें ऑनलाइन एक बार आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए कि भाई हम लोग इस सब्जेक्ट पे जाना चाहते हैं। हम लोग फिर उनका प्रशिक्षण करेंगे, प्रशिक्षण करके फिर हम लोगों को अगर ज़रूरत है उस तरह की एक पीरियड्स बढ़ाएंगे, और बढ़ा के हम लोग ये उद्यमिता वो एक सिलेबस लागू करके बच्चों को टाइमलाइन आपने तय की है कि अगले सेशन में शुरू करें? क्योंकि आप जो बता रहे हैं प्रोसेस लंबा, कमेटी बनेगी, कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके लिए फिर आप यथोचित मैं एक शिक्षक हैं वो निवेदन कर रहा खोजेंगे। हूँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ जी, अब बहुत तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें हरियाणा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत लंबा समय नहीं लगाएंगे। अभी
एक बात जहन में आई, एक समस्या ध्यान में आई कि हमारे बच्चे किस प्रकार की समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। उसको दूर करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी है कि उसमें कुछ करे। तो उसके लिए ज़रूरी है, देखिए भाई, आप हर बच्चे को नौकरी नहीं दे सकते, हर बच्चे को काम जरूर दे सकते हैं। आप उसको एग्रीकल्चर के क्षेत्र के लिए तैयार कर सकते हैं, आप उसको शिक्षा के क्षेत्र में तैयार कर सकते हैं, आप उसको ड्रोन उड़ाना सिखा सकते हैं, आप उसके लिए नए नए दुनिया भर की ऐसे काम हैं कि किसी भी कार्य से हमारा बच्चा अछूता ना रहे और उसकी जो सोच है, वो जो करना चाहता है, उसके मन के अकॉर्डिंग वो अपने सिलेबस को लेके अपने आप को तैयार करके आने वाले जो चुनौतियां हैं उनका वो मुकाबला भी करे और 10-12 साल में जो जो सिचुएशंस बनने वाली है वो उसमें घबराए नहीं, बल्कि उसको पता हो कि मुझे क्या करना है। इस तरह की सोच के साथ तैयार करने का हरियाणा सरकार का मन है और हम लोग उसी पे फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए शुभकामनाएं सर आपको। लेकिन एक जो मौजूदा दिक्कत जो छात्र हैं वो फेस करते हैं वो है पेपर लीक को लेकर के। पेपर लीक पर आपका क्या कहना है? देखिए, कैसे हो जाते हैं? बहुत पहले समय से एक कोई इस तरह के ये गैंग चलते आ रहे थे। हमारे समय में भी हुआ, जब मैं बड़ा मंत्री तब भी हुआ। आपके छात्र जीवन में था ऐसा गैंग कोई? जब मैं बना तब भी हुआ, मगर पहले भी ये होता था कि भी लगातार ये पेपर लीक होते थे, लगातार ही होते थे, हर पेपर लीक हो जाता था। एक पेपर लीक हुआ एक जगह, एक पेपर एक जगह लीक हुआ, तीसरी बार किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई पेपर लीक करने का एक कदम भी उठा सके। उसके लिए हमने सॉलिड स्टेप उठाए और उसमें जो जो लोग थे वो पकड़ में आए और हमने उस पर सख्ती के साथ हरिसन का ताला लगा दिया कि आगे कभी कोई भी पेपर लीक करने की हिमाकत नहीं करेगा। तो ये महिपाल सिंह ढांडा, आज आप जी के मन से कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ वो आपकी सरकार के रहते आखिरी पेपर लीक था, अब से कोई पेपर लीक हरियाणा में नहीं होगा? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, सातिर भी इतने ही सातिर हैं, वो भी कोई न कोई रास्ता खोज लेते हैं, है ना, वो भी कोई न कोई रास्ता खोज लेते हैं। मगर हमें भी उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। उस तरह की हमारी भी प्रशासनिक पकड़ और प्रशासनिक सूझबूझ इतनी होनी चाहिए कि भाई हम लोग उस पर अंकुश लगा सकें, और इस पे हम लोग अंकुश लगाएंगे, हमने लगाया है। अगर फिर भी कोई चुनौती आएगी तो और कड़े नियम बना के हम लोग उसके साथ जितनी सख्ती करनी होगी करेंगे, ताकि किसी के भविष्य के साथ कोई खेल ना सके। अभी तक क्या सामने आया? सब पेपर लीक कैसे हो रहे थे? कोई विभाग से था? बहुत बड़ा था। देखिए, मैं इस पे ओपनली सब चीजें तो नहीं बोलूंगा, मगर ये एक गिरोह है, ये बहुत पुराने लोग हैं। जैसे पहले ये होता ना कि वो एक धंधा बना के काम करा करते, तो ये लोग तो एक धंधा सा बना के काम करा करते। अब उसमें हम लोगों ने कमर तोड़ दी, अब छटपटा रहे हैं और ये कमर टूटी रहेगी। अब इस तरह की कोई हिमाकत नहीं करेगा, जैसे मैं कह रहा हूँ। और अगर किसी ने इस तरह की शरारत की तो कड़े नियम उसके लिए हमने और कड़े बनाने पड़ेंगे, बनाएंगे, मगर बख्शेंगे नहीं किसी को। विधानसभा में प्रस्तावित करेंगे प्रस्ताव आप कि और कड़े नियम होने चाहिए? दोबारा बोलो। विधानसभा में प्रस्ताव आप भेजेंगे, प्रस्ताव देंगे कि और कड़े नियम होने चाहिए? नहीं, उसमें विधानसभा में भेजने की आवश्यकता नहीं है, लागू ही कर देंगे, बढ़ा देंगे, लागू ही कर देंगे। उसमें करना क्या, विधानसभा में क्यों ले जाना है? वो विधानसभा में तो बने हुए हैं ऑलरेडी, ठोकेंगे बस करने की दिक्कत। अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसको बख्शेंगे नहीं। अब मुझे बताइए सर कि ये कहा जा रहा है कि जो मैंने पढ़ा कि प्रदेश के सरकारी में या जो एडेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर लेक्चरर्स की काफ़ी कमी है, शिक्षकों की कमी है, उसको लेकर हरियाणा सरकार क्या सोच रही है? हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें थी, मगर हमने मैं बता रहा हूँ, उसमें हमने अभी HPSC से वो जितने स्थान रिक्त थे उसकी हमने भर्ती मांग लिया, उस पर काम शुरू है और बहुत जल्दी हम लोग ने जो सिफारिश की है HPSC से वो उसको लागू कर रही है। मुझे लगता है कि भाई शायद अभी 1-2 महीने में ये काम भी पूरा हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, व्यवस्था की बड़ी गड़बड़े रहती हैं, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है स्वीकार करने में, और सामने वाले भी बड़े चालाक लोग होते हैं। इसलिए मैं जब शिक्षा मंत्री बना, मैंने बनते पूछा कि भाई जरा बताओ कितने सामने वाले कौन है सर? जी, सामने वाले कौन है जो चालाक है? सामने वाले क्या?
आपने कहा ना कि सामने वाले बहुत चालाक लोग होते हैं, तो सामने वाले कौन है? सारी नहीं पूछो फिर बताऊंगा आपने। देखिए, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई हम लोगों ने तय किया कि भाई हमारे पास जितने टीचर हैं और जितने स्कूल हैं, एक भी स्कूल बिना टीचर के ना रहे। एक बात ये मैंने अभी तय किया था, उसी के ऊपर बहुत तेजी से हम लोगों ने काम चला रखा है। कमी कहीं नहीं है टीचर्स की। हमने उसको चाहे कौशल रोजगार के जरिए भरा हो, चाहे अतिथि अध्यापकों के जरिए हम लोगों ने उसको पूरा कर रखा हो, मगर वो थोड़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं मुझे चूक लगी कि भाई एक जगह पे 5 टीचर हैं, वहाँ 3 टीचर की आवश्यकता थी। एक जगह 25 टीचर है, वहाँ पे 40 की आवश्यकता थी। ये जो थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं लोग अपनी सुविधा के अनुसार। मैंने इस पे पूरा का पूरा एक साइंटिफिक तरीके से, उसमें कहीं कोई चूक ना रहे, इतनी बारीकी से, मैं वो बोल नहीं सकता मगर इतनी बारीकी से मैंने उस पर काम करना शुरू किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमारे हरियाणा में बोले, अरे बोला भाई 1.5 महीने की छुट्टी होगी, जब ये 1.5 महीने की छुट्टी खत्म होगी ना, और जब आदमी बच्चा स्कूल में जाएगा, एक एक क्लास में उनको पूरा टीचर मिलेगा। और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं भी किसी टीचर की कोई कमी नहीं रहेगी। हर हमारे पास व्यवस्था है, वो सब चीज़ें हमने, चाहे उसमें रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रही हैं। अब आपको मैं बताऊं कि बरसों से पड़ी थी, पीआरटी से जेबीटी, जेबीटी से पीजीटी, पीजीटी से ये ऊपर बीओ, डीओ, डीडब्ल्यूओ, इन सब की किसी की प्रमोशन नहीं हो रही थी। हम लोग आते, मैंने कहा कि ये सब करो भाई, तो हो गई। अभी वो सब की प्रमोशन हो रही है। जहाँ भी स्कूलों में मुख्याध्यापक नहीं थे, क्यों नहीं है भाई, प्रमोशन रुकी पड़ी है तो बढ़ाओ। हमने आया बढ़ाते, फटाफट करके सब काम कर रहे। देखिए, जो एक एडमिन ब्लॉक है एजुकेशन का, उसमें जो खामियां हैं, उन खामियों को ही हमने खत्म किया है। बस समझ लो कि चलो मेरे लेवल पे हो गया है, मगर एक लेवल है जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना, वो जो होना है, वो जो जाना, वो जो जाना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो आखिरी पड़ाव पे है। जैसे ही हम लोगों ने कहा ना कि भाई ये जो हमारे जून जुलाई की जो छुट्टियां खत्म होंगी, तब तक हम लोग उस सारे काम को पूरा कर चुके होंगे। तो यानी अगस्त में आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में शिक्षा का एक नया मॉडल, नई तस्वीर और बेहतर चीजें लोगों को दिखाई पड़ेंगी। मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, पहले ये आप ही लोग चलाया करते कि भाई देखो, सरकारी स्कूल में अभी तक बुक नहीं पहुंची है, वर्दी नहीं पहुंची है। तो मैं भी ये सारी चीजें सुनता था, देखता था। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि देखो सर, ये जो कमियां हैं इनको कैसे पूरा करेंगे। बोला सोचो कैसे करेंगे। उन्होंने तुरंत फैसला लिया और लेके हमने ये पूरा खाका तैयार किया कि हमें कितना बुक्स चाहिए, कितने सेट्स चाहिए। तो ध्यान में 14,14,700 समथिंग सेट्स चाहिए हमें जो देने हैं। मैंने कहा कब तक देंगे, तो मैंने ये तय किया था कि भाई अभी 30 तारीख तक एडमिशन चल रहे हैं। हमने उसमें भी कहा कि 21 तारीख तक सब देंगे। और आपको मैं बताते हुए बड़ा खुश हूं मैं कि भाई हमने 97% तक सेट्स हमने 21 तारीख तक भेज दिए थे। और नहीं तो ये 6 महीने 8 महीने आगे तक जाते थे। लोग कहा करते बिला जी ईब क्या जरूरत रहेगी, ये तो इस किताबा की जरूरत है नहीं। अभी मैं जब उसको पढ़ रहा था, कई जगह मनमानी की बात आ जाती है। मनमानी में क्या है कि भाई ये डीओ की नहीं सुनते, ये डीडब्ल्यूओ की नहीं सुनते, मनमर्जी करते हैं, फीस बढ़ा देते हैं। मैंने सोचा, मैं कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो मैंने कहा एक बार जरा इसका रूल लेके आओ। तो फिर वो एजुकेशन का जो हमारा 2003 का एक्ट है, उसमें 158 का सब रूल 6 है। उसमें लिखा है कि भाई आप किताब कहाँ से लोगे, वर्दी कहाँ से लोगे, ये सब प्राइवेट स्कूल के लिए आपने कर दिया। स्टेशनरी कहाँ से लोगे, प्राइवेट स्कूल में। सरकारी में तो हमने दे दिया ना, मैं बता रहा हूँ। तो शिकायतें तो वहाँ से आ रही थी। मैंने कहा कि अच्छा, तो वो सब रूल पड़ा कि भाई आप लोग उसमें दबाव नहीं डाल सकते किसी पे भी। और ये जो कह देते हैं ना कि इसी दुकान से आप वो वर्दी लोगे, इसी से किताब लोगे, इसी से स्टेशनरी लोगे जी। तो लिए कुछ लोगों ने की थी, बिल्कुल, लेकिन जो आपने कदम उठाया है सर, मगर मैंने इतना सख्ती से कदम उठाया है अभी। इतनी सख्ती से कदम उठाया है, जिन लोगों ने हम लोगों को शिकायतें भेजी हैं उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। और मैंने ये कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ये सारी कार्रवाई करके लेके आइए, और जिस पे बनती है कार्रवाई, इस पे कार्रवाई करेंगे
किसी को बख्शेंगे नहीं, मन मर्जी नहीं चल सकती। अभी मैं फीस की जो कमेटियां गठित होनी है, जिसमें कई बार माता पिता आके कह देते हैं कि डांडा साहब इतनी महंगी फीस होगी जी, 30% बढ़ा दीजिए, 40% बढ़ा दीजिए। तो इस पे भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के एक बात करने वाला हूं कि इस पे कैसे हम लोग अंकुश लगाए, इसका क्या पैमाना बनाए। इसलिए बहुत साइंटिफिक तरीके से इसका भी एक पैमाना बनाएंगे और इसकी भी समस्या का समाधान करके हम लोगों को देंगे ताकि किसी का शोषण ना हो सके। ये बेहतर बात है सर, और मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी राज्य भी इस मॉडल को अपनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स की ये बड़ी चिंता रहती है कि भाई स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, अलग अलग मद के लिए स्कूल लगातार पैसे लेते हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पास राणा जी आप तक हम जुड़ने के लिए और ये जी के इस मंच पर रहने के लिए। जी न्यूज़।